लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। उसके अलावा हमने पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इन दोनों को भी थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन को थोड़ा और डिटेल से, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करता है, ये बनता कैसे है एक्चुअली में। तो मैं बता देता हूं, जब भी मैं लिखूं ईसी, इसका मतलब होगा इलेक्शन कमीशन। हिंदी में हम कहेंगे इसे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग इसका नाम हिंदी में होगा। इलेक्शन कमीशन जो होता है उसका एक हेड होता है जिसे बोलते हैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके हेड को बोला जाता है। ये सबसे ऊंची पोस्ट होती है पूरे देश में। इलेक्शन करवाने का जिम्मा और जितने भी इलेक्शन होते हैं वो इसकी परमिशन के साथ हो। ठीक है, इसके अंडर में 2 लोग काम करते हैं। ठीक है, ये भी सीईसी ही होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होते हैं, लेकिन ये हेड होता है, एक हेड पोस्ट और 2 उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं अधीनस्थ नीचे। जो अगला इलेक्शन कमीशन होता है वो इन्हीं दोनों में से चुना जाएगा, जो हेड चुना जाएगा। जो हेड होगा वो इन दोनों में से बन जाएगा और एक पोस्ट खाली हो जाएगी, उस पर नया बंदा आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रोसीजर चलता रहता है। फिलहाल जैसे मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में कि पहले इलेक्शन कमिश्नर जो 1950 में बने थे उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अभी इस टाइम पे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं प्रेजेंट में, उनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार। मेरी नॉलेज के हिसाब से अभी ये है इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, 2 हेड के नाम अभी हम उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं भी है। अच्छा, इनकी अपॉइंटमेंट, ये नियुक्त कैसे है? एक खास बात बता दूं, ये एक लेवल के आईएएस ऑफिसर होते हैं। यूपीएससी से इनकी भर्ती हुई होती है और जब आईएएस ऑफिसर बहुत पुराना हो जाता है तब जाके उनको ये पोस्टें मिलती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, ये आईएएस ऑफिसर ही होते। ठीक है, तो इनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इनको प्रेसिडेंट चुनता है। प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलवाता है। ओथ का मतलब होता है शपथ। शपथ दिलवाने का काम प्रेसिडेंट के द्वारा। पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक जो पहले आ जाए, या तो उनकी उम्र 65 साल हो जाए या उनके इस पोस्ट को संभाले हुए 6 साल हो जाए। दोनों में से कोई जो चीज पहले आ जाएगी तो वो रिटायर हो जाएगी। मान लो कोई बंदा 61 ईयर का चुना गया, अब 6 साल अगर काम करेगा तो 67 हो जाएगा, जबकि एज लिमिट क्या है? 65। तो वो 6 साल तक काम नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ करेगा 4 साल तक काम। ठीक है, अगर मान लो कोई 63 ईयर में इलेक्ट हुआ इलेक्शन कमिश्नर, तो वह सिर्फ 2 ही साल और काम कर पाएगा बस, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही पूरा होना चाहिए, दोनों नहीं। अब कोई मान लो 59, 58 साल में लगा, तो उसके 6 साल यानी 64। तो अब ये इसका मतलब ये नहीं कि उसको 65 में रिटायर होना, नहीं, उसके 6 साल पूरे हो गए हैं, अब वो रिटायर हो जाए। तो दोनों में से जो पहले हो जाए, या तो 6 साल पहले हो जाए या 65 साल की उम्र पहले हो जाए। 6 साल का मतलब है 6 साल काम करते हुए हो जाए, और 65 साल एज। दोनों में से जो पहले आ जाएगा तो उसका खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा बंदा इलेक्ट होगा। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। उम्र 65 साल या काम करते हुए 6 साल हो जाए, दोनों में से जो चीज पहले आ जाएगी तो उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। अगले हैं, देयर कंडीशन ऑफ सर्विस कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज। वो अपने फायदे के लिए अपनी सर्विस का यूज नहीं कर सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए उसको नहीं यूज कर सकते। उनको बायस रहना पड़ेगा, न किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, न प्रेसिडेंट की तरफ, न प्राइम मिनिस्टर की तरफ, किसी की तरफ भी नहीं होते। वो अपने हिसाब से काम करते। ठीक है, बेशक प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करवाता है, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उनके काम में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करता है कोई भी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको हटाया कैसे जा सकता है, रिमूव कैसे किया जा सकता है? अगर मान लो ये बंदा धांधली करता हुआ पकड़ा गया बीच में और इसको हटाना है, वैसे तो 2 ही कंडीशन है हटने की, या तो उसकी उम्र 65 साल हो जाए
या 6 साल काम करते हो जाओ, लेकिन फिर भी अपने काम के दौरान अगर वो धांधली करता पकड़ा जाता है, फ्रॉड करता, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ये मतलब, कहने का मतलब है इलेक्शन कमीशनर को हटाने के लिए, ईसी को हटाने के लिए सेम प्रोसीजर चलता है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए चलाया जाता है। तो मतलब दोनों की पोस्ट लगभग बराबर ही समझो, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी इसी प्रोसेस का फॉलो किया जाता है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है मैं बता देता हूं। जो राज्यसभा है और लोकसभा है, इसमें चलेगा, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर इसके खिलाफ वोट देंगे कि हाँ इस धांधली से हटाओ, ठीक है, तब जाके हटाया जाएगा, वरना नहीं हटाया जाएगा। तो ज्यादा डिटेल आपके में नहीं पूछा जाता, प्रोसीजर क्या रहता है, बस यही पूछा जाता है इम्पीचमेंट हटाने के लिए कौन सा प्रोसेस चलेगा इम्पीचमेंट का, जो कि राज्यसभा और लोकसभा में चल सकता है, ठीक है, और सेम सुप्रीम कोर्ट के बराबर का चलता है इसमें इम्पीचमेंट, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे मैंने कहा, एक होता है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो इसके अलावा और होते हैं ना, दो सीईसी और होते हैं। ये तो हो गया पूरे देश का हेड, पूरे देश का हेड है। लेकिन उसके अलावा स्टेट में, हर स्टेट में एक ईसी होता है, इलेक्शन कमिश्नर। हर स्टेट में, जैसे दिल्ली का इलेक्शन कमिश्नर अलग होगा, यूपी का इलेक्शन कमिश्नर अलग होगा, झारखंड का इलेक्शन कमिश्नर अलग होगा, केरल का इलेक्शन कमिश्नर अलग होगा। हर स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर होता है, और इस इलेक्शन कमिश्नर को हेड कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, ये हेड होता है। बाकी हर स्टेट में एक एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। ये इलेक्शन को पूरा करने में मदद करते हैं और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। तो ये पूरा इलेक्शन कमिश्नर का काम है। आगे बढ़े, इंडिया में इसका क्या क्या काम है वो हम देखेंगे। ये फिर से एक और पेपर के लिए अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन क्या करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन का क्या काम है। तो पहला काम है, सबसे पहला काम है इलेक्टोरल रोल्स। पहली चीज है इलेक्टोरल रोल्स। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। एक वोटर लिस्ट आती है जिसमें सब अपना नाम ढूंढने जाते हैं, हमारा नाम आया कि नहीं आया, हम वोट कहां देंगे, कौन से स्कूल में पढ़ेगा वो हमारा, है ना, उसको कहते हैं इलेक्टोरल रोल्स। जितने भी वोटर्स होते हैं उनके नाम होते हैं उसमें, कि इस साल ये लोग वोट दे सकते हैं, ये लोग वैलिड है, इनके डॉक्यूमेंट चेक हो चुके हैं, ये लोग वोट देंगे, इनका एक कार्ड बन चुका है जिसको बोलते हैं ईपीआईसी कार्ड। ईपीआईसी कार्ड, ये वोट देने के लिए कार्ड बनता है, इसको ईपीआईसी कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है वोटर्स की एक लिस्ट तैयार करने का, जिसमें सबका नाम होगा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब ये एक और वर्ड हमें परेशान कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक एरिया होता है जिससे कई लीडर खड़े होते हैं, कई लीडर जो कि वोट मांगने के लिए खड़े होते हैं, और उस एरिया के लोग सिर्फ उसी को वोट दे सकते हैं। जैसे हम इस एरिया में रहते हैं तो हम बाहर किसी एरिया में जाकर वोट नहीं दे सकते, हमें यहीं के लीडर को वोट देना पड़ेगा ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। इधर के लोग, एक एरिया के लोग एक को ही वोट देंगे, उसी बंदे को वोट देंगे जो 4-5 लोग यहां से खड़े हैं, दूसरे एरिया में जाके नहीं दे सकते हम वोट, ठीक है। जैसे दिल्ली का ही ले लो ऑप्शन, दिल्ली में जैसे मान लो कि मैं अगर रहता हूं पटपरगंज में, या मैं रहता हूं रोहिणी में, तो मैं रोहिणी का बंदा अगर मुझे जाके मैं कहीं और जैसे न्यू दिल्ली में जाके वोट नहीं दे सकता, मैं कनाट प्लेट में जाके वोट नहीं दे सकता, मेरा कार्ड रोहिणी का है तो रोहिणी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आऊंगा मैं, ठीक है, वही वोट देना होगा मुझे, उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो वोटर्स की एक लिस्ट होती है जिसमें उसमें सारे डिटेल्स होते हैं, जो जो लोग वोट देंगे, उनकी उम्र, उनकी एज, उनके पिता का नाम, ये सब डेट ऑफ बर्थ होता है। सेकंड है
डेलिमेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हमारा पूरा भारत है, उसमें जैसे मान लो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में, तो दिल्ली में 71 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 71 भाग में बांट रखा है दिल्ली को। 71 या 72 ऐसे करके कुछ है, मिसहैपनिंग हो रही है दिमाग में, 71 72 करके कुछ ऐसे ही है। इतने भागों में दिल्ली को बांटा जाए और इतने पार्ट में लोग होंगे। जैसे मान लो दिल्ली को ले लेते हैं हम, तो रोहिणी विधानसभा क्षेत्र अलग होगा, किराड़ी, ठीक है, रोहिणी, उसके अलावा हम कह सकते हैं बवाना, न्यू दिल्ली, ठीक है, द्वारका, ये सब ऐसे करके 71 जगहें हैं। उन्हीं जगहों को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो दूसरा काम होता है एरिया डिसाइड करना अलग अलग, ये दूसरा काम है डेलिमेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, एरिया बांटना और उसमें कौन से रिप्रेजेंटेटिव खड़े होंगे, ये तीसरा काम। इलेक्शन की डेट, कि किस दिन इलेक्शन होगा, उस दिन छुट्टी रहेगी, उस दिन बंदे आके अपना वोट, इलेक्शन की डेट फिक्स कर दी जाती है ताकि बिना किसी रीजन के उस डेट को हम खारिज नहीं कर सकते। रीजन क्या हो सकता है, मान लो कोई इमरजेंसी सर्विस आ गई हो, देश में कोई आपातकाल आ गया हो, कोई युद्ध छिड़ गया हो, कोई बीमारी आ गई हो, तभी इसको हटाया जा सकता है। या उस जगह पे दंगे हो रहे हो, लड़ाइयां ज्यादा हो रही हो, तब ये डेट को बदल सकते हैं, वरना डेट बदली नहीं जाती। फिर आता है स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन। स्क्रूटनी का मतलब होता है छाटना। अब मान लो कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैं एक नेता हूं, और तुम्हें जाके मुझे जाना पड़ेगा इलेक्शन कमिश्नर के पास, फॉर्म भरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मैं इस पार्टी से लड़ रहा हूं, उस पार्टी के हेड के साइन होंगे, मैं इस पार्टी से लड़ रहा हूं, मेरा सिंबल ये है ना। मैं एक फॉर्म जाके भरूंगा, फिर वो मुझे नंबर देंगे कि मेरी पोजीशन पहले नंबर पे रहेगी। इस तरीके से लगा होता है, मैं देखो दिखाता हूँ आपको, जिसपे वोट देते हैं वो दिखाता हूं मैं, किस तरीके की मशीन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वीवीपैट मशीन कहते हैं, वीवीपैट इलेक्शन मशीन। ये मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके की होती है वीवीपैट मशीन। जादू से लेके आते हैं मुझे, पूरा ही क्यों हो रहा भाई, क्या हो गया तुझे, अगला गया क्या, ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा क्यों। वीवीपैट मशीन देखते हैं हम कैसा होता है। एआई बाबा को बोला है एनालाइज करने के लिए, एआई बाबा एनालाइज कर रहे हैं, वीवीपैट मशीन हमें दिखाएंगे वो। नहीं आ रहा क्या, वोटिंग मशीन, दिखा दे भाई। ये तो नहीं है, ये तो कुछ और दिखा रहा है, इंडिया वोटिंग मशीन। चलो क्या पता इस नाम से आ जाए। ओ ईवीएम, ये रहा वीवीपैट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, ये रहा, ये देखो, इसको हम, ये होता है ईवीएम, ये है ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और उसके साथ में है वीवीपैट। क्या होता है, जैसे मान लो अब बंदा चुन लिया गया, जैसे मान लो जो बंदा चुना गया उस एरिया से, तो जैसे मान लो पहले बीजेपी है, तो पहली लाइन में बीजेपी लिखा होगा या एनडीए लिखा होगा, और यहाँ पे कमल का फूल बना होगा, और ये बटन होगा। आप इस बटन को दबाओगे तो ये बोलेगा टी करके बोलेगा, और यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने क्या दबाया है, और एक पर्ची निकल के इस डब्बे में गिर जाएगी अपने आप ही। तो आप चेक कर सकते हो कि आपने क्या दबाया है और क्या। अगर मान लो आप यहाँ दबाते कुछ और हो और यहाँ दिखता कुछ और है, तो आप वहां बैठे व्यक्तियों से बोल सकते हो कि ये मशीन सही तरीके से काम नहीं कर। तो इस मशीन को वीवीपैट
और साथ में होते हैं इसके ईवीएम मशीन होती है। तो इसमें सबके नाम होते हैं कैंडिडेट्स के, 10, 12, 15 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने लोग लीडर के रूप में आए हैं, कितने लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। ठीक है, तो स्क्रूटनी छटाई हो गई, बंदे चुन लिए, बंदों के नाम डाल दिए इसमें हमने, उनको इलेक्शन के सिंबल देना। अब जैसे कोई कमल के फूल से है तो अपनी पार्टी का वो लेके आएगा और उसको कमल का फूल दे दिया, निशान दे दिया जाएगा। मान लो किसी बंदे का कोई निशान नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन का ये काम होता है कि उसको इलेक्शन कमीशन एक निशान देगा। अगर उसके पास नहीं है तो इलेक्शन कमीशन देगा। ये निशान इस तरीके के होने चाहिए कि इससे किसी धर्म को ठेस ना पहुंचे। ऐसा नहीं कि आप कोई निशान ले लो, जैसे मान लो आप मस्जिद का निशान ले लो, तो मस्जिद का निशान लोगे तो ये तो धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात है। मुस्लिम लोग आपको वोट दे देंगे, हिंदू लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन अलाउड नहीं करेगा। या मंदिर का निशान है ना, तो इलेक्शन के सिंबल देता है अलग अलग, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। मान लो दो लोगों का सेम फूल होगा तो जनता तो फूल बन जाएगी, है ना, वो दबाने जाएगी कमल का फूल। अब उसको कैसे पहचानना है कि कमल का फूल कैसा होता है, गुलाब का फूल कैसा होता है? कुछ पढ़े लिखे लोगों को तो नहीं मालूम, अनपढ़ जो लोग हैं, है ना। तो सिंबल अलग अलग होना चाहिए जो पहचान से अलग अलग है। तो इस तरीके का सिंबल देती है। चेकिंग अनड्यू इंटरफेरेंस, चेक करती है कि इलेक्शन के दौरान कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी तरीके की घपलेबाजी ना कर रही हो, कोई दिक्कत ना कर रही हो। या फिर जैसे मान लो कोई एक एरिया है, अब वहां का एमएलए अपनी टोपी ओपी पहन के आ जा रहा है अपनी पार्टी की वोट देने के लिए, या फिर जहां गेट है जहां वोटिंग हो रही है वहां अपनी पार्टी की टोपी पहन के खड़ा है, तो इसका मतलब वो लोगों को क्या कर रहा है, उकसा रहा है कि मुझे वोट दो। तो उस दिन तो मना है। तो ये चीजें भी देखती है कि कोई अनएडवांटेज, कोई पैसा ना दे रहा हो, कोई लिक्विड शराब वगैरह ना दे रहा हो लोगों को। ठीक है, फिर होता है इलेक्शन का दिन आता है और इलेक्शन होता है और उसके बाद फिर रिजल्ट की एक डेट घोषित की जाती है जिस दिन इस ईवीएम मशीन को खोला जाता है। क्योंकि जिस दिन वोट होता है ना, वोट होने के तुरंत बाद इस पे सील लगा दी जाती है, ताला लगा दिया जाता है, और ये उसी दिन खुलता है जिस दिन काउंटिंग होती है। बीच में नहीं खुल सकता ये, बिल्कुल भी नहीं। और जिस दिन खुलता है उस दिन जितनी पार्टी होगी, जो जिसका इसमें नाम होगा, वो सारे बंदे यहाँ पे खड़े होंगे, तब एक एक मशीन खुलेगी उनके सामने, और फिर गिनती शुरू होगी। वो सारे मेंबर, उस पार्टी के एक मेंबर बैठे होंगे सामने, कोई भी मेंबर हो सकता है जिसका उन्होंने नाम दिया हो अपनी पार्टी की तरफ से। ठीक है, उसके अलावा न्यूज रिपोर्टर भी होते हैं हर जगह पे ताकि रिकॉर्डिंग हो सके, कैमरे लगे होते हैं हर जगह पे, और ये मशीन ये पूरा का पूरा पुलिस के हाथ में होता है। इसको सुरक्षा, इसकी सुरक्षा, और वो भी स्टेट पुलिस और मिलिट्री के हाथ में। ठीक है, पूरी इसकी सुरक्षा करना जब तक इसका वो ना हो जाए। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये सिस्टम है इसमें। ठीक है, उम्मीद है ये इलेक्शन कमीशन का काम आपको समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो आपके काम आएगा। ठीक है, और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक।